नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो देखी तो उस वीडियो में हमने ये पॉइंट कवर किया था कि डेयरी फार्म गाय का करना चाहिए कि भैंस का करना चाहिए। उसके अलावा जो 2-3 पॉइंट बच गए थे वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं कि भाई डेयरी फार्म के लिए आपके पास में बजट कितना होना चाहिए और किस ढंग से उसको यूज़ करना है। तो बजट आपके पास में चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, तो आप ये मत सोचना कि हमारे पास बजट ठीक ठाक है तो हम बड़े डेयरी फार्म से शुरुआत करें डायरेक्ट। इस काम में एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अगर आपको पशु रखने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास बजट भले ही कितना भी हो, आप इस काम में नुकसान खा जाओगे। आपको शुरुआत में 1-2 पशु ही लेके आने हैं। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको शुरुआत में 1-2 पशु रखने हैं, उनको 5-6 महीने तक उन पे काम करना है। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका कितना इंटरेस्ट है इस काम को करने में। क्योंकि कोई भी काम जब नया नया शुरुआत करते हैं तो उसमें ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है कि इस काम को करने में बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन धीरे 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 उस काम का भूत उतरता है। तो ये चीज़ें भी आपको पता चल जाएगी कि ये काम हमसे होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो शुरुआत में आप 1-2 पशु रखें, उन पे खुद काम करें, खुद मैनेज करना सीखें, खुद उनका फीड फॉर्मूला जानें, क्या क्या उनको खिलाना है, कैसे मैनेज करना है, ये सब चीज़ें आप खुद से जानें, खुद एक्सपीरियंस गेन करें। उसके बाद में ही आप ये सोचें कि मुझे बड़े डेयरी फार्म पर जाना है। दूसरा, अगर आपके पास में बजट कम है तो भी आप 1 या 2 पशुओं से शुरुआत कर सकते हैं आसान से। धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस भी होगा और उससे जो आपको पैसा मिलेगा, जो भी आपको प्रॉफिट होगा, उसी प्रॉफिट को आप दोबारा से यूटिलाइज करके आगे पशु खरीद सकते हो। दूसरा कि इस काम में अगर आपके पास में आपने शुरुआत में 1-2 पशु खरीद लिए तो ये प्लानिंग आपको शुरू में ही करके चलनी है कि आपने जो दूसरा पशु है, जो अगला पशु है, वो कब खरीदना है और कैसे खरीदना है। ऐसा नहीं हो कि आपने मान लो 1-2 पशु खरीद लिए, उसके बाद में आपने मिल्क सेल करना स्टार्ट कर दिया, मिल्क की डिमांड बढ़ रही है और आप मिल्क दे नहीं पा रहे हो, तो उस टाइम पे कस्टमर आपके ऊपर विश्वास करना बंद कर देंगे कि हाँ, जिनसे जो दूध की पूर्ति है वो नहीं हो रही है। तो अगला पशु ऐड करने के भी 1-2 तरीके होते हैं जो कॉमनली लोग यूज करते हैं। कि मान लीजिए आपने एक पशु आज खरीद लिया, वो डिलीवरी हो रखी है उसकी, तो डिलीवरी के बाद में दूध का जो प्रोडक्शन रहता है वो 2-3 महीने तक अच्छा रहता है, कंटिन्यू बराबर दूध मिलेगा आपको। उसके बाद में फिर जो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, उसके बाद तो वो धीरे धीरे ड्राई पीरियड की तरफ में बढ़ना शुरू कर देगी। तो जब पहला पशु आपने खरीदा है, दूसरा पशु उसके 3 महीने बाद खरीदो, उससे अगले उसके 3 महीने बाद खरीदो। इससे एक साइकिल बन जाएगी कि जो पशु आज आपने खरीदा है वो 3 महीने के बाद में ड्राई पीरियड की तरफ में बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसका मिल्क प्रोडक्शन धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। तब आपके पास में 2 पशु या 1 पशु ऐसा होगा जो जिसकी तुरंत डिलीवरी हुई है, जो अच्छा मिल्क का प्रोडक्शन करेगा। उसके 3 महीने बाद जब आप तीसरा लोट लेके आओगे, तब तक जो पहला लोट है वो बिल्कुल ड्राई पीरियड में जा चुका होगा, दूसरा ड्राई पीरियड में जाने शुरू कर देगा, धीरे धीरे अपना दूध प्रोडक्शन कम करेगा, तीसरा लोट आपके पास में बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा एक और तरीका है जो अपना देसी तरीका है कि आपने मिल्क का प्रोडक्शन शुरू कर दिया, मिल्क सेल करना शुरू कर दिया, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे पशु ऐड करते रहो। इसमें एक नुकसान ये हो सकता है आपको कि जो मिल्क की डिमांड होती है मेनली वो गर्मियों में ज़्यादा होती है और मिल्क का प्रोडक्शन गर्मियों में कम होता है। तो अगर आपके पास में मिल्क का प्रोडक्शन कम है शुरू में और आपने गर्मियों के सीजन में मिल्क का डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, तो आपको उसी टाइम पे दूसरा पशु ऐड करना पड़ेगा। और गर्मियों के सीजन में जो किसी भी भैंस या गाय की कीमत होती है ना, अमूमन जो कीमत होती है नॉर्मली, उससे 10-15-20 हज़ार रुपये ज़्यादा ही मिलेगी आपको समर्स के सीजन में। तो ये एक थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे जैसे डिमांड बढ़ती रहे वैसे वैसे पशु ऐड करते रहो और अपने डेयरी फार्म को धीरे धीरे बड़ा कर लोगे।
दूसरी चीज़ है कि भाई ज़मीन, अगर आपके पास में खुद की ज़मीन है, आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, आपके पास में अपना खुद का ज़मीन है 1-2 पशु रखने का, तो आप शुरुआत कर सकते हो नॉर्मली। लेकिन अगर आपके पास में बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है, फिर भी आप इस काम को करना चाहते हैं, तो भी आप इस काम को कर लोगे, बड़ी आसानी से कर लोगे। तो उसमें ध्यान ये रखना है कि जो ज़मीन आप रेंट पे लेना चाहते हो वो शहर के बीचों बीच में ना हो, कि अगर शहर से 10-15-20 किलोमीटर दूर भी है ना तो सही रहेगा। उसमें एक तो आपको रेंट कम देना पड़ेगा, दूसरा जो शहर से दूरी होगी वो इतनी ज़्यादा नहीं है, 10-15 किलोमीटर आप इजीली कवर कर लोगे और अपना जो दूध सेल करना है उसके लिए आप शहर में आके आराम से सेल कर सकते हो। इसके अलावा क्या बातें ध्यान रखनी है, अगर आपने रेंटल ज़मीन ली है तो उसमें जो भी आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो वो कंस्ट्रक्शन का काम ऐसा करना है कि जब आपका रेंट एग्रीमेंट ख़त्म हो और आपको अपना डेयरी फार्म दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना भी पड़ गया, मान लीजिए वो एग्रीमेंट आपका आगे नहीं बढ़ पाया, आपको दूसरी ज़मीन देखनी है, तो जो भी कंस्ट्रक्शन आपने वहाँ पे किया है उसमें कम से कम नुकसान हो के आप उसको दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सको। इसके लिए ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि जो भी आप शेड बना रहे हो पशुओं के लिए वो लोहे की टीन का बनाएं, जो लोहे की आयरन शीट्स आती हैं उनका बनाएं, क्योंकि उनमें आराम से आप उनको निकाल के दूसरी जगह पे लेके जा सकते हो। अगर आप सीमेंट वाली शीटों का बनाओगे तो एक तो मतलब जब आप शेड बनाओगे तब उनके टूटने का खतरा रहता है, दूसरा जब उस शेड को आप डिसमेंटल करोगे दूसरी जगह पे ले जाने के लिए डिसमेंटल करोगे तब भी उन टीन शेड्स का टूटने का खतरा रहेगा, तो आपको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ, अगर आपकी खुद की ज़मीन पे आप शेड बना रहे हो तो आप सीमेंट की टीन शेड की तरफ जा सकते हो, क्योंकि वो सस्ती रहती हैं। दूसरा जो अंदर का एनवायरनमेंट होता है, जो अंदर का टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करने में बहुत मदद करती हैं। लोहे की शीट्स क्या होती है, जब उसके ऊपर धूप पड़ती है तो वो ज़्यादा गर्म हो जाती है, अंदर का टेम्परेचर और बढ़ा देती है। और जो टीन सीमेंट की जो रहती है उनके ऊपर जब धूप पड़ती है तो वो उसको एब्जॉर्व करके या अंदर का टेम्परेचर को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाती। दूसरी बात, जो फ्लोर होता है या तो आप कच्चा रख सकते हो, कच्चा रखने में मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कच्चे में जब वो यूरिन पास करती है, गोबर करती है, तो उससे वो जो ज़मीन होगी वो गीली हो जाएगी, उसमें आपको बार बार में बालू डलवाना पड़ेगा, तो ये आपका एक अलग से खर्चा बढ़ जाएगा। और दूसरा, साफ़ सफाई मेंटेन रखने में भी आपको दिक्कत आएगी। तो इसके बजाय आप कंक्रीट का फर्श करवा सकते हो, उसमें आपका एक बार पैसा लगेगा लेकिन उसको साफ रखना, मेंटेन करना बहुत ईजी होगा। तो अगर आपके पास में खुद की ज़मीन है तो आप कंक्रीट का फ्लोर डलवा सकते हो उसमें, लेकिन अगर आपके पास में रेंटल ज़मीन है तो आप कंक्रीट का फ्लोर उसमें मत डलवाइए। उसकी बजाय आप जो इंटरलॉक ईंट आती है ना उसका फ्लोर डलवा लीजिए। तो अगर आपको कभी इन फ्यूचर अपना डेयरी फार्म ट्रांसफ़र भी करना पड़ रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उन इंटरलॉक्स को आप इजीली निकाल के दूसरी जगह पे लेके चले जाओगे, आपका नुकसान होने से बच जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो आपको शुरुआत में ध्यान रखनी है, क्योंकि एक बार अगर आपने काम कर लिया उसके बाद में आपको समझ में आया कि नहीं हमने तो ये नहीं करना चाहिए था, तो तब तक तो आपका नुकसान हो चुका होगा। और अगर हमें पहले से पता है कि हमें किन किन बातों का ध्यान रख के डेयरी फार्म की शुरुआत करनी चाहिए, तो हम अपना नुकसान होने से बचा सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि हमें किस तरीके का डेयरी फार्म करना है, मिल्किंग का करना है या ब्रीडिंग का करना है। तो ये चॉइस आपकी रहेगी कि आप मिल्किंग पे काम करना चाहते हो कि ब्रीडिंग पे काम करना चाहते हो। आप प्योर मिल्किंग पे भी काम कर सकते हो, प्योर ब्रीडिंग पे भी काम कर सकते हो, और तीसरी है कि दोनों को मिक्स करके भी चल सकते हो साथ में। जो तीसरी चीज़ है, जो दोनों को मिक्स करने का जो मॉडल है डेयरी फार्म का, वो सबसे बेहतरीन है। उसमें आपको करना क्या है कि शुरुआत में ही आपको हाइल्ड में जो एनिमल है वो परचेज करने हैं। आपको डेयरी फार्म को, अगर आप घाटे से बचना चाहते हो तो शुरुआत में ही अच्छे एनिमल परचेज करो। अगर आप भैंस परचेज करते हो तो कम से कम 15 लीटर की हो मिनिमम, उससे ज़्यादा भले ही आप कितने की भी खरीदो, लेकिन मिनिमम 15 लीटर पर डे का प्रोडक्शन उसका होना चाहिए। अगर आप गाय परचेज कर रहे हो तो मिनिमम 25 लीटर उसका पर डे का प्रोडक्शन होना चाहिए दूध का, तभी आपका डेयरी फार्म फायदे की तरफ बढ़ेगा। अगर आपने मान लो 10-12 लीटर की भैंस खरीद ली तो उसमें नुकसान क्या होगा, उसमें नुकसान ये होगा कि
2 या 3 महीने के बाद जब वो अपनी ड्राई पीरियड की तरफ बढ़ेगी तब वो 6-7 लीटर दूध पे आ जाएगी। और वो 6-7 लीटर दूध से आपको उसके जो चारे के पैसे हैं वो भी नहीं कवर कर पाओगे आप। अगर आपके पास में ज़्यादा दूध देने वाली भैंस है, अच्छा पशु है, तो एक तो ये फ़ायदा होगा कि जब वो ड्राई पीरियड की तरफ बढ़ेगी तब भी वो 10-12 लीटर दूध आराम से देगी और उससे आप उसके चारे का पैसा भी निकाल लोगे और अपना प्रॉफिट भी निकाल लोगे। और दूसरी बात कि जब आपके पास में अच्छा दूध देने वाला एनिमल है तो अब उसके ऊपर जब आप ब्रीडिंग करोगे तो आपके फार्म पे जो आने वाले काफ होंगे वो बेहतरीन नस्ल के होंगे। ब्रीडिंग करने का एक सिंपल सा फार्मूला है कि मीट बेस्ट विद बेस्ट। अगर आपके पास में अच्छी भैंस है, अच्छे दूध देने वाली भैंस है, तो उसमें अच्छा सीमन रखवाएं या अच्छे बुल से उसको प्रेग्नेंट करवाएं, तो जो उसके आने वाली जो फीमेल या मेल काफ होंगे वो अच्छे ही होंगे। तो इन बातों का अगर ध्यान रख के आप डेयरी फार्म की शुरुआत करते हैं तो आप शायद नुकसान होने से बचा सकते हैं अपने आप को। और शुरुआत में अगर आपने नुकसान होने से बचा लिया तो आपके अंदर मोटिवेशन भी आएगा, काम करने में मन भी लगेगा, काम अच्छा भी लगेगा आपको। और शुरुआत में ही अगर आपने छोटी छोटी बातों पे ध्यान ना दे के नुकसान करवा लिया तो आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे कि यार हमसे तो इतनी गलती हो गई, ये छोटी छोटी बातें थी, अगर इनका ध्यान शुरू में रखते तो ये काम ना होता। तो इन सब बातों का ध्यान रख के अगर आप डेयरी फार्म की शुरुआत करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करना